नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सीएम धामी के यूएई दौरे पर एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। 3,550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। आईसीएआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम हुए हैं शामिल। यूएई दौरे में निवेश प्रस्तावों को मिली है मंजूरी। 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यहाँ पे एक बार फिर से उत्तराखंड के लिए निवेश लेके आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूएई दौरे पर निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और 3,550 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बता दें, सीएम धामी के यूएई दौरे पर एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। 3,550 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक बार फिर से बढ़ती हुई उत्तराखंड में नजर आ रही है। अभय कैंतुरा झाला जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, एक बार फिर से खुशखबरी लेके आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कितने का हस्ताक्षर हुआ है, क्या जानकारी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो यूएई का दौरा था, ये काफी सफल रहा है। जिस प्रकार से लंदन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़ी सफलताएं मिली थी, एमओयू साइन किए गए थे, उसी प्रकार से इस यूएई दौरे में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो निवेश का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य काफी करीब यहाँ पर रहा। कोशिश सरकार की यही रही है कि जो 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य एमओयू साइन करने का रहा, उसमें सफलता हासिल हो सके। और इस बार भी ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस यूएई दौरे के दौरान राज्य सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। 2 दिन का ये यूएई का दौरा था और ये बड़ा सफल कहा जा सकता है। अब तक राज्य सरकार इन्वेस्टर समिट से पहले 50,000 करोड़ के एमओयू यहाँ पर साइन कर चुकी है। राज्य सरकार की कोशिश यही है कि जो दिसंबर माह में जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर होना है, उस इन्वेस्टर समिट से पहले कम से कम ज्यादा से ज्यादा बुनियादी जो इन्वेस्टर समिट की जो बुनियादी चीजें हैं वो यहाँ पर पूछताछ की जा सके, ताकि जो निवेशक इन्वेस्टर समिट में यहाँ पर आए, उन्हें एक निवेश का अच्छा माहौल यहाँ पर तैयार कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार जो 2 नीतियां थी, उनमें भी ये कह सकते हैं कि नियमों को लेकर बड़ी शिथिलता यहाँ पर दी है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को राहत देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो उनकी फॉर्मेलिटीज थी वो एक ही खिड़की पे पूरी की जा सकती है, उसके लिए तय समय यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया, ताकि जल्द से जल्द जो निवेशक यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, वो निवेश के लिए अपना पूरा कर सके, अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सके। सरकार इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देना चाहती है, राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाना चाहती है, युवाओं को रोजगार से जोड़ना चाहती है। क्योंकि 2.5 लाख करोड़ के निवेश के साथ साथ सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो निवेश के लिए जो सरकार इस समय काम कर रही है, उसमें सबसे बड़ी सफलता राज्य सरकार इस रूप में यहाँ पर लेना चाहती है कि जो निवेशक यहाँ पर आएंगे, उन्हें बड़ी चीजें निवेश के लिए बड़ा संग्रह यहाँ पे मिल सके, बड़ी चीजें सहूलत यहाँ पे मिल सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर कर सके। जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सके और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी लगे भी हुए हैं। लेकिन बात की जाए तो इस बार सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो निवेशकों ने किस क्षेत्र में दिखाया है अभी यूएई में? अभी तक जो सबसे बड़ी जो चीजें यहाँ पर रही है, उसमें पर्यटन का सेक्टर सबसे ज्यादा अभी तक यहाँ पर इस निवेशक सम्मेलनों में देखने को यहाँ पर मिला है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जहाँ पर रमणीक स्थल है, चारों सुप्रसिद्ध धाम है, ऐसे में जो यहाँ का तीर्थाटन है, जो पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार भी लगातार यहाँ पर अपनी नीतियों में परिवर्तन यहाँ पर कर रही है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि पर्यटन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वहां में सबसे ज्यादा निवेश की अभी तक निवेशकों ने यहाँ पर इच्छा जताई है। जिसमें अभी तक जो लंदन दौरा रहा है, जो यूएई का दौरा रहा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पर्यटन का सेक्टर है, उसको लेकर निवेशकों ने सबसे ज्यादा इच्छा यहाँ पर निवेश की जताई है। जी, सबसे ज्यादा निवेश यूएई में किस ग्रुप ने किया है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल, अभी तक के जो यूएई दौरे के दौरान रहा, उसमें एस्ले इंडिया का ग्रुप यहाँ पर रहा है, बेल्जियम कंपनी यहाँ पर रही है, और उनकी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को सेक्टर में यहाँ पर काम करने की इच्छा यहाँ पर जताई गई है। यानी सबसे ज्यादा जो सेक्टर मजबूत यहाँ पर दिख रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर यहाँ पर दिख रहा है। उद्योग के क्षेत्र में वो अपना यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर किया जा सके। जो उत्तराखंड के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में विकास की जो रफ्तार उसको बढ़ाई जा सके। जी बिल्कुल, और इसी कड़ी में लगे हुए लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बे तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है देहरादून से। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने ली है बैठक। सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली है। रिंग रोड बनाए जाने के संबंध में ली है बैठक। निर्माण कार्य पूरे कराए जाने के लिए ये बैठक ली गई है और इसी के साथ दिशा निर्देश भी यहाँ पे
मुख्य सचिव ने दे दी है। राज्य में पर्यटन को मिलेगा अधिक बढ़ावा। टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड बनाया जाएगा। तो रिंग रोड बनाए जाने के संबंध में ये बैठक ली गई है मुख्य सचिव राधा रतूरी की तरफ से। और ऐसे बता दें, दिशा निर्देश भी यहाँ पे अधिकारियों को दे दिए गए हैं। निर्माण कार्य पूरा कराए जाने के निर्देश यहाँ पे अधिकारियों को दे दिए गए हैं। टिहरी झील के चारों तरफ बनेगा रिंग रोड और इससे राज्य में पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलने सकता है और टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड बनाए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रिंग रोड बनाने के संबंध में जो है बैठक यहां पे ली गई है। तुषार गुप्ता जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, ये बैठक क्या खत्म हो चुकी है? क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास है? माफ कीजिएगा, थोड़ा सवाल दोबारा। क्या ये बैठक खत्म हो चुकी है? क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास है तुषार? देखिए, मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. सचिवालय में उन्होंने बैठक पूरी आयोजित हुई थी और ये टिहरी झील को लेकर ये बैठक की गई थी, जिसमें जो चारों ओर टिहरी झील के रिंग रोड बनाने का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था कैबिनेट में और अब उसको स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों से बातचीत की जा रही है कि किस तरह से जो रिंग रोड का निर्माण रहेगा, पहले चरण में कितनी लागत से ये पूरा जो निर्माण है वो पहली चरण में पूरा होगा, किस तरह से ये पूरा कार्य होगा। क्योंकि पर्यटन की स्थिति से बात की जाए तो ये जो रिंग रोड बनेगी टिहरी झील के पास है, काफी जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, काफी लुत्फ उठाते हैं टिहरी झील का। ऐसे में जो रिंग वो काफी कहा जा सकता है कि काफी पर्यटन उसमें सफर भी करेंगे। और ये कहा गया है कि इन रिंग रोड के बीच में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा, साथ साथ छोटी छोटी जो झीलें हैं उसमें पुल बनाया जाएगा, ताकि जो पर्यटन है वो वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका लुत्फ उठा सके। ऐसे में जो मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को जल्द से जल्द इस पे कार्य किया जाए और जो वहाँ के कहा जाए कि जो टिहरी झील के आसपास जितने भी सौंदर्यकरण है या फिर कहा जाए कि जिस तरह सड़क निर्माण होगा उसके साथ साथ सौंदर्यकरण भी किया जाएगा, ताकि जो पर्यटन है वो इसकी तरफ आकर्षित हो। क्योंकि अगर टिहरी झील की बात की जाए तो यहाँ पर मोटर स्पोर्ट्स मिलती है, बोटिंग देखने को मिलती है, काफी लुत्फ उठाते हैं लोग जो टिहरी झील का। ऐसे में जो रिंग रोड का अगर निर्माण होगा तो पर्यटन और भी लुत्फ उठा सकते हैं। सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे जगह जगह, जिस तरह से टिहरी झील की खूबसूरती के बारे में चर्चा होती है, वहाँ लोग जा सकते हैं और जो आसपास की जो डेवलपमेंट होगा उससे कहीं ना कहीं जो ये लोग होंगे उनका भी डेवलपमेंट होगा। वहाँ पर कहा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य सेवा है वो जल्दी पहुंचेगी, या फिर कहा जा सकता है जो शिक्षा को लेकर चीजें हैं वो जल्दी पहुंचेंगी। ऐसे में जो अगर सड़क निर्माण अत्यधिक होता है तो उसके आसपास का जो विकास होता है वो भी बढ़ता है। लोग वहाँ पर कहा जा सकता है कि छोटे दुकानें खोलकर व्यवसाय चला सकते हैं। ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण है कि रिंग रोड का अगर निर्माण होता है, कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित हो रखा है और ऐसे में अब इसे पहले चरण में शुरुआत करने वाली है सरकार। अब देखना होगा कि इसका स्वरूप कितना होगा और इसका जो आने वाला टाइम होगा कितने टाइम पे ये पूरा बनेगा और जो लोग हैं, पर्यटन है, कब इसका लुत्फ उठा पाएंगे। जी, तो क्या लगता है कितने दिनों में शुरू हो जाएगा और बनने में कितना वक्त लगेगा इसको? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं उससे पहले ही सरकार चाहेगी कि इसका निर्माण शुरू हो जाए, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाती है तो ऐसे कार्य नहीं हो पाते। तो सरकार यही चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले जब आचार संहिता लग जाए उससे पहले ही ये कार्य पूरे हो जाए। तो ऐसे में टिहरी झील का कार्य शुरू और ठीक है तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक भारत की अध्यक्षता में हुई है। सचिवालय परिसर में बैठक का आयोजन हुआ है। आजीविका के अवसर और रोजगार में वृद्धि उद्देश्य रखा गया है। सचिव शैलेश कुमार सिंह और ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल हुए हैं। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो भारत सरकार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बता दें कि इस बैठक में कई अधिकारी भी शामिल हुए हैं। कई मुद्दों पर इस बैठक में मंथन हुआ है। सचिवालय परिसर में बैठक का आयोजन हुआ था। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आजीविका के अवसर और रोजगार में वृद्धि के उद्देश्य से ये बैठक रखी गई थी। बैठक में कई मुद्दों पे भी चर्चा हुई है। बात विचार कई मुद्दों पर हुआ है। सचिव शैलेश कुमार सिंह, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इस बैठक में शामिल हुए थे। तो इसी के साथ बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
और दुबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूएई दौरे के दौरान अबू धाबी में निर्माणाधीन बीपीएस हिंदू मंदिर में ईंट रखकर सेवा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि अबू धाबी में यह अद्भुत हिंदू मंदिर बन रहा है। यहां पर हिंदू धर्म को स्थापित करने और मंदिर का निर्माण का जो कार्य चल रहा है ये हम सबके लिए गौरव के क्षण है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस मंदिर का कार्य हो रहा है और उनके नेतृत्व में भारत को विश्व के अंदर मान सम्मान और अलग पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस भव्य हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए लगे सभी संयोजनकर्ताओं और निर्माणकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। और देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी मानसिकता की निंदा करती है। कांग्रेस गांधीवादी पार्टी है। इसके साथ ही भाजपा को नाथूराम गौडसे की विचारधारा की पार्टी बताया। वहीं वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अड़े रहे। साथ ही कहा है कि 2024 में दो विचारधारा की पार्टी की लड़ाई होगी। हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से आ रहे प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य की सीमाओं पर राज्य कर और पुलिस चौकियों पर कड़ी नाकाबंदी करने के साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैली के प्रवेश को रोकने के निर्देश भी दिए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर डीएम सोनिका ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रतिबंध के अनुपालन के लिए लगातार छापेमारी के साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कहा है। चूंकि हाईकोर्ट का यह आदेश आया था कि पूरी तरीके से यहां पे प्लास्टिक का उपयोग बंद होना चाहिए और इसको लेकर डीएम ने भी निर्देश दिए हैं। बॉर्डर पे भी चेकिंग के लिए उनकी तरफ से कहा गया है और कहा है कि कोई भी यहां पे ढिलाई नहीं देखी जाएगी। कड़े से कड़े निर्देश उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। आदेश भी साफ तौर पे कह दिया है कि यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा, इसका खासा ख्याल रखा जाए और जो सीमाएं है उनको भी चेकिंग के लिए रखा जाए और वहां पे भी कुछ अधिकारी को तैनात किया जाए, जिसकी वजह से प्लास्टिक के उपयोग पे रोक लग सके। हम पहले भी जैसे हम लोगों ने अभियान के रूप में से चला रखा है और सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी बना रखे हैं, जिससे कि कहीं भी अगर पॉलीथीन मिलती है तो पहले तो हम जो हमारा प्रचार प्रसार का माध्यम है उससे, उसके बाद अगर चालान की ज़रूरत पड़े तो चालान की कार्रवाई करते हैं। रही बात बाहर से आने वाली, तो इसके लिए भी हमने बॉर्डर पे जो हमारी टीम्स हैं उनको हमने अलर्ट मोड में रख रखा है कि हमेशा चेक करें और कहीं कोई सूचना आती है तो उस पर कार्रवाई करें। और बुधवार को चमोली में प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आपदा प्रबंधन विषय पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड एकेडमी नैनीताल की ओर से दिया गया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपक सैनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डॉक्टर सैनी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर चमोली अति संवेदनशील जोन में आता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन को लेकर ये प्रशिक्षण महत्वपूर्ण साबित होगा। आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इस प्रशिक्षण से आपदा के समय आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। जो कि डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के महानिदेशक हैं, उनके दिशा निर्देशों के तहत जनपदों में जाके इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके कार्यक्रम निदेशक जो है डॉक्टर महेश कोहली साहब हैं और आज इस कार्यक्रम को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। आज का जो सत्र है वो डिजास्टर मैनेजमेंट पर यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जनपद चमोली विगत में जैसे 99 का एक बहुत बड़ा ही अर्थक्वेक यहाँ पर आया, जिसमें 108 कैजुअल्टीज हो गई थी। और फ्रिक्वेंटली क्योंकि भूकंप की दृष्टि से ये सारे ही जनपद बहुत ही संवेदनशील हैं और संवेदनशीलता के दृष्टिगत हम लोगों ने ये सोचा कि जनपदों में जाके ही इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए। कि
सर्वप्रथम तो मैं ATI को धन्यवाद अपना देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय में हमारे जनपद के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। 3 दिवस की एक कार्यशाला ऑर्गेनाइज की है अलग अलग विषय में, जिसका शुभारंभ जो है आज वो आपदा प्रबंधन की कार्यशाला के साथ किया जा रहा है। इस कार्यशाला में सबसे पहले जो है हम आपदा प्रबंधन की एक रूपरेखा जो रहती है, उसके जो लीगल प्रोविजंस रहते हैं, उनका हम सभी के साथ ज्ञान साझा करेंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं, लगभग समस्त जितने भी विभाग रहते हैं हमारे, उन सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रशासन से भी लोग हैं, पुलिस से भी लोग हैं, और उसके अलावा जितने हमारे विकास विभाग के लोग हैं और अन्य विभाग के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए इस सभी को इसलिए दिया गया है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है इसमें कि इतने सारे लोगों का एक साथ ट्रेनिंग जो है ATI जाकर लेना संभव नहीं हो पाता है। तो ATI की ये बहुत अच्छी पहल है कि वो जनपद में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने जो उनके कोर्स प्रोग्रामर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको जनपद में भेज कर ट्रेनिंग करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाने वाले स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर हल्द्वानी में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनको याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं जहां एक और इस मौके पर कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय से तमाम कांग्रेस नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यक्रम में आकर ND तिवारी को याद किया और उनके द्वारा उत्तराखंड के विकास में किए गए कार्यों को बखान कर उनको कार्यों को याद किया, उनके कार्यों को याद किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे नेताओं ने कहा है कि राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान देने वाले नारायण दत्त तिवारी द्वारा किए गए विकास कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। प्रधान सचिव रहे और बाद में भाग लेने के लिए पहले लाइब्रेरी। और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की वर्तमान प्रगति की स्थिति के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई दिनों से लंबित सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि क्यारा धनौल्टी मोटर मार्ग का निर्माण पूरा होने से धनौल्टी की दूसरी लगभग दूरी जो है वो 35 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। साथ ही क्षेत्र में पुल निर्माण तथा सत्रधारा स्थित बाईपास मार्ग के निर्माण से जाम की समस्या से आमजन को निजात मिल सकेगी। तो अधिकारियों को आवश्यक निर्देश उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने समीक्षा बैठक ली है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि दूरी कम हो जाएगी, कई ऐसे कार्य हैं जो मुश्किलों से करने पड़ते हैं, उससे निजात मिल जाएगी। विधानसभा कार्यालय में ये कक्ष की बैठक हुई है और ऐसे में सड़कों की प्रगति को लेकर ये बैठक की गई है। कई ऐसी सड़क है जो अभी भी निर्माण कार्य उनका चल रहा है, लेकिन काफी दिन हो चुके पूरे नहीं हुए हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे सख्त दिशा निर्देश दिए गए। इसी के साथ जो सड़कें कच्ची हैं उनके बारे में कहा गया है कि जल्द से जल्द उनको पक्का किया जाए और ये बात को सुनिश्चित किया जाए कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा हो जाए। कुछ प्रमुख सड़कें जो कई दिनों से लंबित हैं, जैसे क्यारा धनौल्टी मोटर मार्ग, उसको बनने के बाद धनौल्टी की दूरी कम से कम 35-40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसी प्रकार बालागंज चामुसारी मोटर मार्ग, इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित है। इसी प्रकार सहजधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है, बड़ा रोड जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक क्योंकि 2019 से मैं इसका शिलान्यास कर चुका हूँ और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी खेत में करवाई थी, वो त्रुटिवश धनौल्टी में चली गई है। इन सारे विषयों को लेकर उनसे बातचीत हुई है। शीघ्र ही मुझे आश्वस्त किया है पर सचिव ने कि शीघ्र ही उसका 15 दिन के अंदर का समाधान कर दिया जाएगा।
और धर्मनगरी हरिद्वार में 1960-61 में 9 गांवों की भूमि अधिग्रहण कर BHEL की स्थापना की गई थी। सरकार द्वारा BHEL के लिए अधिग्रहित की गई विशेष शेष खाली जमीन की वापसी को लेकर 9 ग्रामों के किसानों द्वारा बनाई गई किसान संघर्ष समिति द्वारा साल 2013 से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। अब किसान संघर्ष समिति द्वारा एक बार फिर अपने आंदोलन को गति देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांग की गई है कि वो जल्द ही किसानों को उनकी जमीन वापसी का सकारात्मक फैसला ले, अन्यथा किसान संघर्ष समिति को उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। में हमारा आंदोलन 17 साल से बराबर चल रहा है। बीच में कोरोना काल में 2 साल तक कुछ हमारा ढीला पड़ गया, उसमें मीटिंग नहीं कर सकते, कोई सभा नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, इसलिए वो करा। अब आन का हमने फिर उसमें हुंकार भरी और अब फिर उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब पहली स्टेज पर थे। हमने देहरादून तक, दिल्ली तक हला रखा था और वही प्रक्रिया हम फिर चला देंगे। इतना हमारा हक नहीं मिलेगा, इतना आंदोलन बराबर डटे रहेंगे। और डोईवाला की पहाड़ियों में स्थित माता बाला सुंदरी का प्राचीन मंदिर नवरात्रों में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि इस मंदिर में माता बाला सुंदरी के बाल रूप की पूजा होती है। साथ ही यहाँ पिंडी के दर्शन आस्था और श्रद्धा का महत्व बढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में 100 साल पुराना पीपल का पेड़ है जिस पर नाग देवता का आवास है और माता बाला सुंदरी का मंदिर भी 100 साल पुराना है। दूर दूर से लोग मंदिर में माता के बाल रूप और पिंडी के दर्शनों के लिए आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई कामना पूरी होती है। और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग द्वारा जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय के विषय पर ज्योतिबा फुले सैनिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ऋषि चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं कार्यशाला में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए कार्य एवं ओबीसी वर्ग के हित में कदम उठाए जाने के लिए अपना समर्थन दिया गया। कार्यक्रम में अनेक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं उत्तराखंड प्रभारी ऋषि चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन के अंदर भी 50% आरक्षण ओबीसी, SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निर्धारित किया गया। हटाया जाए। आज देवभूमि उत्तराखंड में अपने एक आयोजन रखा है कार्यशाला के नाम से, हमारे राष्ट्रीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी के दिशा निर्देश पर, जो कि हम बात करना चाह रहे थे जातीय जनगणना, महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय के विषय में बात करना चाहते थे और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। और हमारे कैप्टन साहब भी, राहुल गांधी जी भी आवाज़ उठाते आए हैं अपना जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना से हमारी आर्थिक, सामाजिक, पॉपुलेशन और हमारे शैक्षणिक के बारे में भी पता चलेगा। निजीकरण बंद किया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर हटाया जाए, ओबीसी का अलग से मंत्रालय अपना बनना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो अलग से कांग्रेस ओबीसी का मंत्रालय भी बनवाएगी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।